नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस वाले सर में। दोस्तों, आज से इस चैनल पर हम इकोनॉमी की क्लास जो है शुरू कर रहे हैं। पिछले साल अगर 2021 में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की परीक्षा में हर शिफ्ट में लगभग 6-7 करके प्रश्न आया हुआ है इकोनॉमी का। और ये एक ऐसा विषय है जिसको मैक्सिमम जीएस के टीचर पढ़ाते भी नहीं हैं जल्दी। मैक्सिमम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल ऐसे विषयों को पढ़ा करके किनारे हो जाते हैं। इकोनॉमी के टीचर जल्दी नहीं मिलते हैं, जो मिलते भी हैं तो वो कई बार इस प्रणाली से पढ़ाते हैं कि चीज़ों को रटवाने की कोशिश करते हैं और बच्चे उसमें समझ नहीं पाते हैं। तो पहली बात तो इस विषय का वेटेज अच्छा खासा है, और वेटेज अच्छा खासा होने के साथ साथ थोड़ा सा पेचीदा विषय है। अगर जीएस में किसी विषय को, साइंस को छोड़ करके किसी विषय को मैं कठिन मानूँ तो साइंस के बाद कठिन इकोनॉमी ही होता है। इससे ही आसान पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, तो उनको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रही बात वेटेज की, तो किसी भी एग्जाम में 4-5 सवाल तो पूछे जाते हैं, और अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो खास रूप से 6 से 7 प्रश्न हर शिफ्ट में 2021 की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो एक भी विषय को छोड़ना नहीं है, आपको बढ़िया से विधिवत तरीके से हर विषय को तैयार करके नोट्स बनाना है प्रॉपर, उनका रिविजन भी करना है। तो हम आपके लिए आज से क्लास शुरू कर रहे हैं। आपको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। कंटेंट जो होगा उसका लेवल ठीक ठाक होगा, आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी। आज का हमारा आज की जो हमारी क्लास है, ये बेसिक क्लास है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद इसके आपके जो चैप्टर हैं वो आपके धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीज़ों को चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या है। दो अलग अलग शब्द हैं, एक है इकोनॉमिक्स, एक शब्द है इकोनॉमी और एक शब्द इकोनॉमिक्स। एक शब्द है इकोनॉमिक्स और एक शब्द है इकोनॉमी। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये अलग चीज है और ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए भैया, थोड़ी सी चीजों को आपको साइड में समझना पड़ेगा। जैसे आप कोई विषय पढ़ते हैं, जैसे मैथ ही पढ़ते हैं मान लीजिए, अगर आपसे कोई कहे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। मैथ में अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट को किसी भी आप जो है दूसरे क्वेश्चन पर आप इंप्लीमेंट करके उसी कॉन्सेप्ट को आप आंसर निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि किसी भी अंक के ऊपर अगर घात का 2 लगा दें तो उसे बोलते हैं स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि एक्स का गुणा 2 बार कराया जाएगा, आपस में ही उसी अंक का आपस में 2 बार गुणा कराया जाएगा। इस वाली बात को ही बोलते हैं एक्स का स्क्वायर। तो आपको थोड़ी समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम एक्स की जगह वाई को रख दें, इसका स्क्वायर कर दें, तब भी वाई के मामले में भी वही रहेगा कि वाई का आप 2 बार गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पर वाई का स्क्वायर हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया कि क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, कि कोई कह दे एक्स की घात अगर 3 लिखा है तो एक्स का गुणा 3 बार कराना होता है। अगर वाई की वही चीज हम इंप्लीमेंट कर दिए वाई के ऊपर, तो वाई का गुणा आपस में 3 बार हो जाएगा। तो आपको जब पता चल गया कि एक्स के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा कराना, तो एक्स की जगह पे तुम वाई रखो, जेड रखो, ए रखो, बी रखो, सी रखो, कुछ भी रखो, रहेगा वही कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें कि धन की व्यवस्था की, कि अगर धन की समस्या है, संसाधनों की समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, इन सब चीजों को अर्थशास्त्र के नियमों को लगा करके दूर किया जा सकता है। बहुत सारे देशों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि भूखमरी, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि गरीबी। इन समस्याओं को हम अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार, धन के नियम को लगा करके हम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जहां पर कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, जहां पर कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। यह एक थ्योरेटिकल विचारधारा है, थ्योरेटिकल जो है कॉन्सेप्ट है। अर्थशास्त्र जो होता है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जैसे हमने ये समझा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फिर यहाँ एक्स की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू चेंज कर दोगे, वाई रख दोगे, ए रख दोगे, बी रख दोगे, सी रख दोगे, तो इससे चेंज होता चला जाएगा। बस सेम उसी तरीके से हम यहाँ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और यहाँ पर चीजों को लागू कर देंगे, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो होती है वो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में
विशेष में जब इकोनॉमिक्स के नियमों को लागू किया जाता है तब उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। इसका हिंदी होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है। इतना बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। इकोनॉमिक्स जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल विषय बन चुका है। उस विषय में हम इन चीज़ों को सीखते हैं। उस विषय में इन चीज़ों को सीखते हैं कि हमारे यहाँ जो समस्या है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ठीक है, और भी जो धन की समस्याएं हो सकती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। और वही कॉन्सेप्ट को अगर किसी क्षेत्र विशेष पर लागू कर दीजिए, जैसे कि यूपी में लागू कर दो, एमपी में लागू कर दो, इंडिया में लागू कर दो, पाकिस्तान में लागू कर दो, तो ये जो आपके क्षेत्र विशेष हो गए, वहाँ की उस जगह पर उसी नियम को बोलेंगे इकोनॉमी। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी चीजों को हम और स्पष्ट करेंगे। तो बस वही बात है, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और क्या सुलझाने का प्रयास करते हैं, चयन की समस्या। हर देश में एक समस्या होती है, हर देश में एक समस्या होती है जिसको बोलते हैं चयन की समस्या बोलते हैं। ये क्या होती है, चयन की समस्या क्या होती है, आप थोड़ी सी समझिएगा। चयन की समस्या में हम 3 चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या क्या? किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मान लीजिए आप ही कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में क्या कौन सी बातें आती हैं कि क्या उत्पादन करें। दूसरी बात आती है कब, ठीक है, और कब उत्पादन करें, क्या, कब और कैसे, ठीक है। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या उत्पादन करें और कब और कैसे करें। इन्हीं 3 समस्याओं को बोलते हैं चयन की समस्या। तो जैसे बात समझिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए का प्रयोग करके आप करने वाले हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कपड़े की दुकान करें कि सब्जी की दुकान करें कि जूता चप्पल की दुकान करें, लोहे की फैक्ट्री की कोई शॉप खोल दें, कोई और कुछ कर लें। तो आप बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि क्या किया जाए। तो आप डिमांड को देखिए, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो उसी चीज़ का आप कर सकते हैं बिजनेस। तो वहाँ पर भी अध्ययन करना जरूरी होता है कि मार्केट में कौन कौन सी चीज़ों की पूर्ति ज़्यादा हो रही है, कौन कौन सी चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पा रही, डिमांड तो लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या उत्पादन करने का मतलब होता है कि कौन सा स्टार्टअप किया जाए जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, पूर्ति कम हो, ठीक है, वो सब चीज़। कब किया जाए, समय भी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे अगर आपको स्वेटर का बिजनेस करना है, अगर आप स्वेटर खरीद के बेचना चाहते हैं, तो आप गर्मी के महीने में स्वेटर खरीद थोड़ी बेचेंगे। आप मौसम का इंतजार करेंगे, समय का इंतजार करेंगे, समय के अनुसार ही चीज़ों को आप करेंगे अगर स्वेटर करना है तो। अगर आप गन्ने का जूस बेचना, ठंडी में थोड़ी बिकेगा, गन्ने का जूस गर्मी में बिकेगा, ठीक है। और कैसे करें, प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो अगर हम 3 चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, कब, क्या और कैसे, इसी को बोलते हैं चयन की समस्या। और जो इकोनॉमिक्स है, इसी के द्वारा इन तीनों समस्याओं का हल निकाला जाता है, ठीक है। आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके आगे के टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे जो देश में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो भी धन से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, आर्थिक रूप से जो समस्याएं होती हैं, उनका हम समस्याओं का जो अध्ययन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की समस्याओं का अध्ययन करने का 3 स्तर है। इकोनॉमिक्स की समस्याओं का अध्ययन करने का कितना स्तर है? 3 स्तर है। पहला स्तर होता है माइक्रो, इसको बोलते हैं व्यष्टि। दूसरा स्तर होता है मैक्रो, MACRO, इसको बोलते हैं समष्टि बोलते हैं। अगला होता है मीसो, ठीक है। देखिए, ये 3 स्तर हैं किसी भी देश में मौजूद समस्याओं के अध्ययन करने का। अब बात समझिएगा, माइक्रो मतलब होता है छोटे लेवल पर अध्ययन, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं छोटे स्तर पर अध्ययन, आप इसे कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर अध्ययन, और जैसे आप कह सकते हैं मध्यवर्ती स्तर पर अध्ययन, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं अगर पूरे देश में जो भी सेक्टर हैं, अगर उन सभी सेक्टरों की बात करने लगूं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, जैसे कि रियल एस्टेट, जैसे कि MSME, जैसे कि बैंकिंग, ठीक है, और कोई बिजनेस आप मान लीजिए, कोई और चीज मान लीजिए, इंश्योरेंस मान लो, इंश्योरेंस,
इतने सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर। ए में एजुकेशन मान लो, एजुकेशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, मतलब देश में ये सब क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र हैं। बैंकिंग का अलग मैटर है, अलग सेक्टर है, इंश्योरेंस बीमा वाले अलग हैं, खेती करने वाले अलग हैं, गाड़ी वाड़ी बनाने वाले अलग हैं, रियल एस्टेट वाले अलग हैं, एमएसएमई वाले अलग हैं, एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र वाले अलग हैं। सबका देश में बहुत सारे क्षेत्र के लोग होते हैं, देश में बहुत सारे क्षेत्र के लोग होते हैं, कामगार होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र बटे हुए हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के। तो इन क्षेत्रों में अगर सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए, एक साथ सबका अध्ययन किया जाए, तो हम बोलते हैं इस अध्ययन को बोलते हैं माइक्रो लेवल, माइक्रो। अगर ओवरऑल सभी सेक्टर का आप कह सकते हैं कि ओवरऑल सेक्टर्स स्टडी, ओवरऑल सेक्टर्स स्टडी इज कॉल्ड माइक्रो। अगर सभी सेक्टर्स का अध्ययन किया जाता है, खेती के क्षेत्र का भी अध्ययन कर ले, बीमा क्षेत्र का भी अध्ययन कर ले, रियल एस्टेट का भी अध्ययन, सबका अध्ययन कर ले पूरे देश में, तो इसको बोलेंगे माइक्रो। अगर हम जीडीपी, अभी जीडीपी अगर आपको नहीं पता होगा, हम बताएंगे आपको, चलते जीडीपी, जीएनपी, गरीबी, बेरोजगारी, ऐसे बड़ी बड़ी चीजों का अगर अध्ययन किया जा रहा है तो इसका मतलब माइक्रो लेवल पे स्टडी किया गया है उन समस्याओं का। अगर इसमें से कोई एक सेक्टर उठा लीजिए, जैसे कि ये बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर केवल एक, ओनली वन सेक्टर का आप स्टडी कीजिए, इसको बोलेंगे मीसो, मीसो बोलेंगे। अभी लेकिन आप बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कि स्टेट बैंक है, जैसे कि बड़ौदा बैंक है, बीओबी है, जैसे कि आईसीआई है, जैसे कि एचडीएफसी है। तो अगर इन पूरे ओवरऑल बैंकिंग का अध्ययन कीजिएगा, इन पूरे सेक्टर में एक सेक्टर, तो ये मीसो हो जाएगा। अगर इन बैंकिंग में भी बहुत सारे बैंक हैं, उनमें से किसी एक बैंक का अध्ययन कीजिए, एचडीएफसी, तब ये हो जाएगा माइक्रो, माइक्रो। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, अगर पूरे गाड़ी से संबंधित सभी पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया जाए तो वो हो जाएगा मीसो। लेकिन ऑटोमोबाइल में टाटा कंपनी भी है, मारुति सुजुकी भी है, ठीक है, टोयोटा वाले भी हैं, टोयोटा वाले भी हैं। तो अगर किसी एक कंपनी का अध्ययन किया जाए तब उसको बोलेंगे हम माइक्रो लेवल, स्टडी ऑफ माइक्रो लेवल, ठीक है। तो वहां पर छोटे स्तर पर अध्ययन होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा स्तर है अध्ययन करने का, और यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर है। तो अगर जीडीपी, जीएनपी, गरीबी बेरोजगारी, ऐसे बड़े बड़े मुद्दों का अगर अध्ययन किया जा रहा है तो माइक्रो है। अगर देश में मौजूद जो सेक्टर्स है उसमें से किसी एक सेक्टर को उठा के स्टडी किया गया तो मीसो है। अभी डेवलप हो रहा है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है ये वाला, ठीक है। और अगर उस सेक्टर में भी अगर छोटे छोटे किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाए, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है, उसमें किसी टाटा कंपनी, केवल टाटा का ही इसमें हम अध्ययन करें, इस एक यूनिट का अध्ययन करें, एक यूनिट का, तो इसे बोलते हैं माइक्रो लेवल पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए टाटा का केवल स्टडी किया जाए, टाटा के बारे में, तो ये हो जाएगा आपको माइक्रो लेवल की जो है स्टडी, ठीक। माइक्रो लेवल में हम तीन चीजों को जो है देखते हैं, माइक्रो लेवल में हम तीन चीजों को देखते हैं। एक मिनट हम डाल लें, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। माइक्रो लेवल में हम तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला होता है यहाँ पर कि उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा होता है कि उत्पादक व्यवहार, उत्पादक व्यवहार मतलब प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर। तीसरा होता है कि बाजार व्यवहार, बाजार व्यवहार, बाजार व्यवहार मतलब मार्केट बिहेवियर, ठीक है। अब उपभोक्ता मतलब होता है जो किसी चीज का इस्तेमाल करे, उपभोग करे। जैसे हम लोग अगर मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल के कंज्यूमर कौन है? उपभोक्ता हम है, जो उसका उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करना मतलब होता है या तो उसका यूज करना, उसका प्रयोग करना, उसका लाभ लेना, या उसको खाना पीना, वो होता है कंज्यूम करना होता है, ठीक है। अगर खाने वाली चीजें, किसी खाने वाली चीज को अगर खा लिया तो समझो कंज्यूम कर लिए। अगर पहनने वाली चीजें पहन लिया समझो कंज्यूम कर लिए। अगर उड़ने बिछाने वाली चीजें उड़ बिछा लिया तो समझो उसका उपभोग कर ले रहे हैं, ठीक है। गाड़ी में चलने वाली चीजें, गाड़ी में बैठ चलना, समझो गाड़ी का भी क्या कर रहा है, उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया उपभोक्ता। यहाँ जितने भी ग्राहक होते हैं हर वस्तु के, वो ग्राहक आ जाते हैं। अब ग्राहक क्या करेगा? ग्राहक क्या करेगा? ग्राहक में हम कौन से सिद्धांत का अध्ययन करेंगे भाई? ग्राहक क्या करता है? ग्राहक करता है मांग, ठीक है। तो यहाँ हम मांग का नियम पढ़ेंगे। और जो उत्पादक होता है वो किसी चीज को बनाता है तो ये मतलब पूर्ति करता है, तो यहाँ पूर्ति का नियम पढ़ेंगे, यहाँ पर पूर्ति का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज बाजार में क्या होता है? दाम तय होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कीमत का सिद्धांत पढ़ेंगे, कीमत का सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें पेचीदा है लेकिन आप समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र जो होता है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल विचारधारा है, एक सैद्धांतिक विषय है जिसके माध्यम से देश में मौजूद समस्याओं का हल निकाला जाता है। मुख्य रूप से देश में मौजूद तीन समस्याएं होती हैं: कब उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए और कहाँ किया जाए। तो उन समस्याओं के अध्ययन के लिए हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उन समस्याओं के हल के लिए हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। और अर्थशास्त्र में जो मौजूद समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन हम तीन लेवल पर करते हैं।
मैक्रो और मीसो। तो अगर पूरे सेक्टर का अध्ययन किया जाए तो मैक्रो है, अगर किसी एक सेक्टर का अध्ययन किया जाए तो मीसो है, और एक सेक्टर के अंदर भी किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाए तो वो माइक्रो होता है। माइक्रो में हम 3 चीज पढ़ते हैं, उपभोक्ता व्यवहार मतलब मांग का नियम, उत्पादक व्यवहार मतलब पूर्ति का नियम, और बाजार व्यवहार मतलब कीमत का सिद्धांत। तो ये पढ़ते हैं हम। चलिए इसके आगे देखते हैं। आप कुछ बेसिक चीजों को और समझिएगा, थोड़ी सी बेसिक चीजों को और समझिएगा। मैंने आपको बताया कि देश में, किसी भी देश में समस्याएं होती हैं, उस समस्या के हल के लिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल विषय है, एक जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो समस्याओं के हल के लिए अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के घर गेहूं चावल की दिक्कत होती है, खाने पीने की दिक्कत होती है, तो गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अपने खेत में हर एक चीज का उत्पादन कर लो, किसी के यहाँ मांगना ना पड़े, खरीदना ना पड़े। एक तो ये विचारधारा हो गई। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि कुछ भी ना उत्पादन करो, खेत पैसा दे दो और नौकरी करो, नौकरी खरीद के सब कुछ खा लो। तो एक ये तरीका हो गया, टाइप हो गया। उसी तरीके से देश में जो मौजूद समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं जो मौजूद होती हैं, उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मॉडल होते हैं। उन मॉडल में कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं? जैसे कि समाजवादी एक मॉडल है इकोनॉमी का, ठीक है, और है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद या पूंजीवादी, ठीक है। हम कह सकते हैं साम्यवादी, कह सकते हैं साम्यवादी। हम कह सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पूंजीवादी हो गया, यहाँ पर कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये सब मॉडल हो गए। अब ये सब मॉडल हो गया, हमारे इंडिया में मिश्रित टाइप का मॉडल है, ठीक है। देश की समस्याओं को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अमेरिका में पूंजीवाद को अपना लिया गया है, रसिया में समाजवाद को अपना लिया गया है, इंडिया में मिश्रित इकोनॉमी को अपना लिया गया है, चाइना में साम्यवाद को अपना लिया गया है। यहाँ चाइना में है, ये इंडिया में है, ये ठीक है, अमेरिका में है, और समाजवादी जो है रसिया में है, ठीक है। अब देखो, जो देश अपने देश की समस्याओं को हल करने के मूड में है, उनका उद्देश्य है कि अपने देश की समस्याओं को सॉल्व करें हम, वो तो कोई ना कोई मॉडल अपनाए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट देश हैं जहां पर कोई मॉडल ही नहीं है, मतलब वो समस्याओं को सॉल्व करने के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर कोई मॉडल ही नहीं होता है। जैसे कि युगांडा, इथियोपिया, आपके और भी जो सोमालिया, ये सब भ्रष्ट जो देश हैं, यहाँ पर कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं होता है। अफगानिस्तान हो गया, जब यहाँ कोई मॉडल ही नहीं है, कोई तौर तरीका ही इनका निश्चित नहीं है कि समस्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां पर समस्याएं बनी रहती हैं। तो जहां पर मॉडल नहीं है, जहां पर कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, वहां समस्याएं मौजूद ही रहती हैं, वहां समस्याएं बनी रहती हैं, वहां समस्याएं बनी रहेंगी। इसका मतलब है वह समस्याएं खत्म नहीं होंगी, और ऐसे देशों में जहां कोई ना कोई मॉडल अपनाया गया, वहां समस्या खत्म हो जाएगी और वहां के लोगों का कल्याण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई पूछे कि इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक्स का कौन सा मॉडल अपनाया गया है, तो इंडिया में इकोनॉमिक्स का मिश्रित वाला मॉडल अपनाया गया है। मिश्रित वाला मॉडल मतलब होता है कुछ चीजें समाजवाद के अनुसार चलती हैं, कुछ चीजें पूंजीवाद के अनुसार चलती हैं। दोनों के सम्मिश्रण को अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं मिश्रित। बातें समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन वही बात है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, कभी पढ़ाई कर लेंगे, कभी बिजनेस करने लगेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कहते हैं हम पढ़ाई करके अपना भला कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे नौकरी कर लेंगे, एक तो उनका मॉडल ये है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम पढ़ेंगे नहीं, हम खेती करके अपना भला कर लेंगे, तो खेती करते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं ना पढ़ेंगे और ना खेती करेंगे, हम करेंगे बिजनेस, तो बिजनेस करके अपना कल्याण कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो उनका भला कहाँ होना है? तो बस वही वाली बात, ठीक है। तो ये सब अलग अलग मॉडल होते हैं, हमारे यहाँ मिश्रित है। उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको आगे आने वाली क्लासों में हम समझाएंगे, पूंजीवाद डिटेल समझाएंगे, समाजवाद डिटेल समझाएंगे, साम्यवादी मिश्रित, सब चीज़ डिटेल में समझाई जाएंगी, ठीक है। चलिए इसके आगे हम चीज़ों को देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, कुछ बेसिक जानकारी को देखेंगे। यहाँ पर एक लोग हैं, इनका नाम है एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी, जिसका नाम है, बुक का नाम है दी वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी बुक का दी वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है।
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको अर्थशास्त्र का पिता बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को इन्होंने दिया हुआ है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने जो है दिया हुआ बताया हुआ है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हुई है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरी बात, अगर हम अभी चर्चा कर रहे थे कि माइक्रो पर, और चर्चा कर रहे थे हम माइक्रो पर, तो माइक्रो पर जो है सबसे पहले किसने बताया माइक्रो के बारे में, उनका नाम है रैगनर फ्रिंच। रैगनर फ्रिंच। और माइक्रो के सबसे पहले माइक्रो लेवल के बारे में किसने बताया कि बड़े स्तर पर भी अध्ययन किया जाता है, उनका नाम है जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स, इन्होंने बताया कि माइक्रो क्या है। इन्होंने बताया, रैगनर फ्रिंच ने बताया कि माइक्रो क्या है। रैगनर फ्रिंच को जो है उनको दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, अर्थशास्त्र, इनको अर्थशास्त्र का पहला नोबेल दिया गया। रैगनर फ्रिंच को अर्थशास्त्र का पहला नोबेल दिया गया। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, ये स्वीडन का एक बैंक है, स्वीडन का एक बैंक है जिसका नाम है सेवरिज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। बैंक का नाम है, स्वीडन का एक बैंक है। स्वीडन का बैंक का जो मुख्यालय है वो स्टॉकहोम में है। इस बैंक का नाम है सेवरिज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो ये जो है 1968 से शुरू किए हुए हैं। 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल देने का जो है काम ये बैंक करता है, सेवरिज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। और इन्होंने ये प्रारंभ किया 1968 से, स्वीडन का बैंक है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं जिनको दिया गया माइक्रो लेवल पे अध्ययन करने के बारे में इनको बताए थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले व्यक्ति इन्होंने यही हैं जिनको दिया गया था, 1968 में दिया गया था, नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। उनका नाम है रैगनर फ्रिंच। और ये दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है माइक्रो लेवल पे चीजों को बताए थे, इनका नाम है जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स ने भी एक पुस्तक लिखा हुआ है 1936 में। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है इनकी पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट मनी, ये इनकी पुस्तक है जे.एम. कीन्स की। ये ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में लिखा था। और इन्होंने बताया कि माइक्रो क्या होता है, इनको अर्थशास्त्र का पहला नोबेल दिया गया। और देने वाले जो है बैंक का नाम क्या है, सेवरिज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इतनी बेसिक बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। चलिए आप थोड़ा समझ लेते हैं इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी क्या होता है, थोड़ी सी चीजों को हम समझते हैं। अगर हम इसी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक शब्द में थोड़ा सा फिर बदल कर दें, इकोनॉमी, इसका अर्थ जाता है अर्थव्यवस्था। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें हम नियमों को पढ़ते हैं, संकल्पनाओं को पढ़ते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं। और अगर धरती तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी पे किस क्षेत्र विशेष पे इकोनॉमिक्स के नियमों को लागू करके उस क्षेत्र विशेष के लोगों का भला करना है, थोड़ी सी बात को समझिएगा। यहां पर आप कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र विशेष, जैसे यूपी मान लो, एमपी मान लो, देशों में इंडिया मान लो, रसिया मान लो, किसी एक विशेष देश या राज्य का नाम मान लो, ठीक है। जब किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं का आकलन मतलब देखा जाए कि कौन समस्या है, आकलन कर संसाधनों के उचित आवंटन द्वारा नागरिकों का कल्याण किया जाए, तब इस प्रकार की धन की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक, अर्थव्यवस्था कहते हैं।
तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के पहले नियमों को पढ़िए, फिर उन्हीं नियमों के अनुसार किसी भी क्षेत्र से, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बांग्लादेश हो, सॉरी देशों में बांग्लादेश हो, देशों में इंडिया देश हो, रसिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी देश तुम्हारा रहे, उन या कोई भी राज्य रहे, वहां की स्पेशल समस्याओं को आप पहले आंकिए कि समस्या क्या है, फिर संसाधनों के उचित आवंटन के द्वारा, उचित संसाधन मतलब क्या होता है, धन भी एक संसाधन है, पानी भी संसाधन है, जंगल भी संसाधन है, जमीन भी संसाधन है, नदियां भी संसाधन है, झील भी संसाधन है, सब के सब क्या है, संसाधन है। तो संसाधनों के उचित आवंटन के द्वारा समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जाए, ये आपको बताएगा इकोनॉमी, बताएगा अर्थ की व्यवस्था बताएगी। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि पहले ये फिक्स करो कि समस्या किस जगह पर है और कल्याण कौन से जगह के लोगों का करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इकोनॉमी शब्द के पहले कुछ आप जोड़ेंगे, किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ेंगे तभी ये पूरा होगा। क्योंकि अगर पता ही नहीं है कि कौन से क्षेत्र विशेष में समस्या है और वहां के कौन से क्षेत्र विशेष के लोगों का भला करना है, तो आप कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को। आप ये कह सकते हैं कि आप जो है ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट है, और उसी कॉन्सेप्ट का आप देखेंगे एप्लीकेशन जो होता है, वो एप्लीकेशन मतलब होता है अप्लाइड, कहाँ पर उसको आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप फार्मूला, कोई आपके पास कोई फार्मूला होता है, किसी भी प्रश्न पर आप फार्मूला लगा देंगे, प्रश्न चेंज होता रहेगा, फार्मूला वही रहेगा। तो इकोनॉमिक्स के नियम वही हैं, जगह चेंज होते जाएंगे, नियम वही लागू होते जाएंगे। तो बस अगर यहाँ पर आप यूपी जोड़ सकते हो, यूपी की अर्थव्यवस्था यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, इंडिया की अर्थव्यवस्था यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था, इस तरीके से। मतलब इकोनॉमी शब्द तब तक अधूरा है जब तक कि इसके आगे किसी क्षेत्र विशेष का नाम न लगाया जाए। पहले ये तय कर लिया जाए कि कौन से क्षेत्र विशेष की समस्या का अध्ययन करना है और कौन से क्षेत्र विशेष के लोगों का भला करना है। ये तय हो जाएगा तो जगह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ की समस्याओं का अध्ययन इकोनॉमिक्स के थ्योरी के हिसाब से किया जाएगा। और फिर संसाधन, जो भी संसाधन, धन की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे और किसी चीज़ की बात हो, वो सब उसका उचित आवंटन करके, उचित डिस्ट्रीब्यूशन करके जो है पूरे तरीके से वहाँ की समस्या को सुलझाने का जो तरीका है वही रहेगा अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि अर्थव्यवस्था में सेक्टर कौन कौन से होते हैं, क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, उत्पादन के कारक कौन कौन होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर कौन कौन से होते हैं, और इकोनॉमी मॉडल कौन कौन से हैं, खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसके आगे वाली क्लास में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई चीज़, अगर किसी चीज़ में डाउट हो, समस्या हो, आप कमेंट के माध्यम से उनका प्रश्न कर दीजिए। मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना करके फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई करूंगा, या मैं अगली वीडियो में ऐसी समस्याओं का जिक्र पूरी तरीके से करके उसको सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।